प्यारे बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ेंगे उस पाठ के कवि हैं ऋतुराज, जिनका जन्म 1940 में भरतपुर राजस्थान में हुआ था और उन्होंने एक लंबा समय अध्यापन के कैरियर में उन्होंने बिताया। वो अंग्रेजी भाषा के शिक्षक थे। उनकी जो कविता है उसका प्रधान स्वर समाज में जो वंचित लोग हैं, जो हाशिए पर के लोग हैं, उनके संघर्ष को अपनी कविताओं में स्थान देना है। और हमारी जो पाठ्यक्रम में जो कविता उनकी शामिल की गई है वह कविता है कन्यादान। यह कन्यादान कविता जो हमारे समाज के परंपरागत आदर्श हैं, उन आदर्शों की बात करती है। और ये आदर्श क्या आज के समाज में भी प्रासंगिक रह गए हैं? क्या हम किसी बात को इस चलते मान के चलें कि वो बात हमारे बड़े बुजुर्गों ने कही है? क्या वो बात समय के साथ सही है? क्या उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए? ये तमाम प्रश्न ये कविता हमारे सामने खड़े करती है। तो पहले इस कविता का हम एक आदर्श पाठ करेंगे, तदुपरांत इसकी हम व्याख्या करेंगे। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, पर दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन हैं स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। बहुत छोटी सी कविता देखने में लगती है, लेकिन बच्चों इसका कलेवर कितना बड़ा है। आप देख रहे होंगे एक चित्र है, इसमें एक माँ अपनी बेटी के हाथों को पकड़कर उसे कुछ कह रही है। बेटी दुल्हन की वेशभूषा में सजी है और माँ की आंखें नम हैं। माँ बहुत दुखी है क्योंकि बेटी क्या है, उसकी अंतिम पूंजी। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। जब हम कोई अपनी व्यक्तिगत वस्तु भी किसी को देते हैं, दान करते हैं, तो हमें कितना दुख होता है। लेकिन ऐसी माँ जिसका एकमात्र उसके जीवन का सहारा, उसकी एकमात्र उम्मीद, उसका सब कुछ उसकी बेटी हो, उसे कितना दुख हो रहा होगा जब वह अपनी बेटी को दान में दे रही होगी। बच्चों, प्रायः ऐसा हम देखते हैं कि जब हम कोई ऐसा कार्य हम करते हैं तो जितना दुख हमें अनुभव होता है, उससे कहीं ज़्यादा जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो हमें इस बात का अनुभव करा देते हैं। और एक ऐसा ही अवसर होता है बेटी के विवाह का, जबकि उसकी माँ से कोई ये कहता है कि अब तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं रह गया, अब यह दूसरे कुल की हो गई। तो यह व्यथा तो उसकी माँ की है, लेकिन एक व्यथा उसकी बेटी की भी तो है, जिसको कि एकाएक उसका जीवन, जो अभी तक माँ पिता भाई बहन अगर हैं तो भाई बहन उनसे जुड़ा हुआ था, एकाएक उसके जीवन की राह बदल जाती है और वो किसी दूसरे परिवार की कहलाने लगती है। और ये बात तब और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जब लड़की का विवाह बहुत छोटी उम्र में कर दिया जाता है। आप सभी जानते होंगे कि हमारे यहाँ बाल विवाह के खिलाफ कानून बनाए गए हैं, लेकिन आज भी जो हमारा राष्ट्रीय सर्वेक्षण है वो यह कहता है कि बहुत सारी लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले कर दी जाती है। अब उसके पीछे चाहे जो भी सामाजिक आर्थिक कारण हो, लेकिन उस चीज़ का जो
उस बात का जो खामियाजा है, उसकी जो क्षतिपूर्ति है, वो उस लड़की को ही करनी पड़ती है। ख़ासकर तब जब उसको ये कहा जाए कि तुम अब अपने माता-पिता का अंग नहीं रहे। इसी बात को यहाँ पर कवि ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उठाया है और यह दिखाया है कि उसकी माँ उससे क्या कहती है ऐसी परिस्थिति में। लड़की अभी सयानी नहीं थी, लड़की अभी बहुत बड़ी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। अभी वो इतनी बड़ी थी कि उसे जीवन में विवाह के पश्चात सुख होगा। वो सोचती थी कि विवाह का अर्थ है जीवन बिल्कुल फूलों की सेज है, अच्छे-अच्छे कपड़े, गहने, अच्छा-अच्छा खाना। अब तो जीवन हर दिन ऐसा ही होगा, लेकिन वो नहीं सोच पाती थी इस बात को कि विवाह के साथ उसके ऊपर तमाम ज़िम्मेवारियाँ भी आ जाएँगी। क्या वो इन ज़िम्मेवारियों को निभाने में सक्षम है? और अगर सक्षम नहीं है तो क्या उसकी सहायता करने वाला कोई है? और जब ये सब बातें वो विदाई के माहौल में सुनती है, तो उसका मन भी दुखी हो जाता है। और उसकी माँ चूँकि स्वयं कभी इस परिस्थिति से गुज़र चुकी है, इसीलिए उसकी माँ उससे कुछ बातें कहना चाहती है, क्योंकि अभी उसके पास कोई भविष्य का, लड़की के पास कोई ऐसा विचार नहीं था, ऐसी कोई समझ नहीं थी। इसीलिए कवि ने 2 पंक्तियाँ कही हैं कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अभी वह जैसे किसी धुंधले प्रकाश को दिखता है, वैसा ही उसको भविष्य दिखता था। और जो बातें उसको किसी ने कह दी थीं, उसके दोस्तों ने, उसकी सहेलियों ने, उसके रिश्तेदारों ने, परिवार ऐसा होता है, विवाह का मतलब ये होता है, तुम्हारी सास ऐसी होगी, जो भी ऐसी बातें उसको कह दी गई थी, उन्हीं सुनी सुनाई बातों को लेकर उसने अपनी धारणा बना ली थी। अब माँ उसको व्यावहारिक समझ देती हुई कहती है, माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। माँ कहती है कि बेटा जब तुम नए घर में जाओगी, एक नया माहौल होगा, तब तुम सिर्फ अपने साज श्रृंगार में ही मत रहना, पानी में झाँक कर अपने रूप पर मत रीझना। ये मत सोचना कि तुम्हारा सुंदर चेहरा देखकर सब तुम्हें सर आँखों पर रखेंगे, क्योंकि जीवन क्या है, जीवन जो है वो बहुत कठिन चीज़ है। यहाँ तुमसे लोग बहुत तरह की अपेक्षाएं रखेंगे। अभी तक तुम एक लड़की थी, अब तुम एक नए रिश्ते में जा रही हो, लेकिन वहाँ तुम सिर्फ अपने चेहरे की सुंदरता को मत देखना, तुम अपने मन के आत्मविश्वास को बनाए रखना। कभी बहुत परेशान हो जाओ तो ये मत सोचना कि ये जो आग है जिस पे कि नित्य मैं खाना बनाती हूँ परिवार के लोगों के लिए, इसी में मैं जल के जान दे दूँगी। ऐसा कभी नहीं सोचना, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये कन्यादान की रस्म ज़रूर हो गई है, लेकिन मैंने तुम्हें त्याग नहीं दिया है, मैंने तुम्हारा त्याग नहीं किया है। तुम कभी ऐसा मत सोचना, क्योंकि ये वस्त्र और आभूषण ये सब एक तरह के भ्रम हैं स्त्री जीवन की, बंधन है स्त्री जीवन की। ये कपड़े और गहने तुम्हारी असली ताकत नहीं है, तुम्हारी असली ताकत वो है जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है, जो मैंने तुम्हें बातें सिखाई हैं, जो जीवन का तुमको व्यवहारिक बातें तुमको कही हैं कि जीवन से कभी तुम भागना मत, तुम अपने अधिकारों और कर्तव्यों दोनों का ध्यान रखना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। और अंत में माँ उसे समझाती हुई कहती है कि तुम लड़की हो, ये बात बिल्कुल सच है, और एक लड़की और एक स्त्री में कुछ गुण विशेष होते हैं। तुम अपने गुणों को बनाए रखना, कभी इस बात को लेकर तुम कभी हीनता की भावना मन में मत लाना, लेकिन तुम लोगों को कभी कमज़ोर मत दिखाई देना। जो लोग सोचते हैं कि औरत कमज़ोर होती है, लड़की कमज़ोर होती है, तुम अपने इन गुणों को कभी तुम किसी के सामने मत आने देना। तुम अपनी अप तुम्हारी जो अच्छाइयाँ हैं, जो तुम्हारी जो शक्ति है, उसको तुम हमेशा बना के रखना, क्योंकि मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ। ये दान हो जाने से हमारा तुम्हारा रिश्ता अलग नहीं हो जाता है। तो बच्चों, आज के लिए हम लोग इस कक्षा में इतना ही करते हैं। फिर अगली कक्षा में हम प्रश्न अभ्यास करेंगे और
कविता के बारे में और विशेष आपकी राय भी जानेंगे। धन्यवाद।